हेलो फ्रेंड्स, वेदना स्टोरीज में आपका स्वागत है। मेरी आज की कहानी है रिश्ते ही तो धरोहर होते हैं। सुनो सुमी, सो गई क्या? अमित की आवाज़ ने मेरा ध्यान खींचा। नहीं तो बस आंख लगने ही वाली थी। क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या? मैंने अमित से पूछा। नहीं, कुछ नहीं चाहिए, कुछ पूछना था तुमसे। हाँ पूछो ना, मैंने कहा। कल रोहन जा रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम उसको रुकने को क्यों नहीं कहती? इन सब के बिना ये घर कितना सूना हो जाएगा। वो जैसा चाहता है वैसा कर देते हैं ना। उसको ये घर अपने नाम चाहिए तो क्यों नहीं करने दे रही हो? रह पाओगी क्या तुम सबके बिना? बोलो ना सुमी। सो जाओ अमित, हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं। कल बात करते हैं, अब सो जाओ। इतना कहकर मैं दूसरी करवट बदलकर सोने का नाटक करने लगी। अमित भी एक गहरी सांस लेकर दूसरी ओर मुंह करके सोने का नाटक करने लगे। हम दोनों ही जानते थे कि हम सो नहीं रहे हैं, पर इस नाटक में ही भलाई थी। हम दोनों की आंखों में ही नींद का नामो निशान नहीं था। कल हमारा बेटा रोहन अपनी पत्नी चारू और बेटे को लेकर अपने फ्लैट में शिफ्ट होने जा रहा था। 2 महीने से चल रहे झगड़े को कल एक विराम लगने वाला था। हम दोनों इस घर में अकेले रहने वाले थे। हमेशा मैंने सबकी जिद के आगे घुटने टेके थे, पर इस बार मेरी जिद के आगे सबको झुकना पड़ा था। रोहन हमारा इकलौता बेटा है। अमित की ही जिद थी कि हम सिर्फ एक बच्चा करेंगे और उसको ही पढ़ा लिखा कर काबिल बनाएंगे। अमित कॉलेज में प्रोफेसर थे और मैं हाउसवाइफ। अमित को नौकरी वाली पत्नी नहीं चाहिए थी। हालांकि उनको बहुत पढ़ी लिखी लड़कियों के रिश्ते आए थे, पर इन्हें एक घरेलू लड़की से शादी करनी थी। ये इनकी जिद थी कि शादी करनी है तो बस एक कम पढ़ी लिखी घरेलू लड़की से। और गांव के स्कूल से पढ़ी लिखी सुमेधा यानी कि मैं अमित की पत्नी बनकर घर आ गई। मैं एक साधारण से घर से आई, एक साधारण सी लड़की थी। पिताजी एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे और माँ घर में रहती थी। हम 3 भाई बहन थे। मैं सरकारी स्कूल से 12वीं तक पढ़ी थी और मेरे दोनों छोटे भाई भी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे। अमित के घर में बस अमित के माता पिता थे। अमित की माता जी स्कूल में प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुई थी और पिताजी भी कॉलेज से सीनियर प्रोफेसर के पद से रिटायर हुए थे। अमित की एक बड़ी बहन थी जिनकी शादी एक अच्छे परिवार में हुई थी। अच्छा संपन्न परिवार था जहाँ कभी सुख सुविधाएं थी। एक पढ़ी लिखी फैमिली में एडजस्ट करने में शुरू शुरू में तो दिक्कतें हुई, पर घर के काम में मैं सुघड़ थी तो धीरे धीरे खुद को घर के हिसाब से ढाल लिया। सबकी पसंद नापसंद का ख्याल रखना, बस यही तो मेरी ज़िंदगी हमेशा। 2 साल बाद हमारा बेटा यानी कि रोहन पैदा हुआ। इतने सालों में घर में जब कोई बच्चा होता है तो वो सबका लाडला हो जाता है। बस रोहन हम सबका लाडला शुरू से ही रहा। माँ और बाबूजी भी उस पर जान चढ़कते थे और उसकी हर जिद पूरी करते थे। शुरू से ही उसको सबका प्यार और दुलार मिला। और फिर आया उसका स्कूल जाने का टाइम। इस बार फिर से अमित की जिद की, हम रोहन को हॉस्टल भेजेंगे। घर का इकलौता बेटा और वो भी बाहर पड़ेगा, ये सोच सोच कर हम बहुत रोते। पर अमित की जिद के आगे हमारी एक न चली। रोहन को घर से दूर देहरादून के एक हॉस्टल पढ़ने भेज दिया गया। उस दिन रोहन और हम सब बहुत रोए, पर अमित तो जैसे पत्थर हो गए थे। हमारे आंसुओं का उन पर कोई असर नहीं हुआ। माँ बाबूजी भी उसको गले से लगाकर बहुत रोए, बहुत गिड़गिड़ाए, पर आखिरकार हम सबको अमित की जिद के आगे झुकना ही पड़ा। अपने पोते को याद करके माँ और बाबूजी बहुत रोते थे और वक्त के साथ वो भी हमको छोड़कर परलोक सिधार गए। वक्त गुजरता गया और रोहन की पढ़ाई पूरी हो गई और एक अच्छी विदेशी कंपनी में अच्छे पैकेज से उसको जॉब मिल गई। रोहन ने अपनी पसंद की एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने वाली लड़की चारू से लव मैरिज कर ली और अब उनका एक 2 साल का बेटा है जो हमारी आंखों का तारा है। अमित को भी रिटायर हुए अब 3 साल हो गए हैं और इन सालों में मैंने कभी रोहन को अपने पापा के पास बैठे भी नहीं देखा। वो हमेशा अपने पापा से खिंचा खिंचा सा रहता है, कभी आंख मिलाकर बात नहीं करता। घर में सब ठीक ही चल रहा था कि अचानक रोहन ने जिद पकड़ ली कि मुझे बिजनेस करना है और बिजनेस के लिए पैसे चाहिए, इसलिए मुझे ये घर अपने नाम करवाना है ताकि मैं इस घर के एवज में लोन लेकर उस पैसे से अपना बिजनेस शुरू कर सकूं। घर में इतना टेंशन का माहौल कभी नहीं रहा था। अमित जो हमेशा बहुत स्ट्रांग रहे हैं, अब कुछ टूटे टूटे से रहने लगे थे। वो रोहन को तो कुछ नहीं कहते थे, पर मुझसे कहते कि मैं रोहन को समझाऊं। एक यही घर तो हमारे पास है जो हमारा अपना है। मैं रोहन को समझा समझा कर थक चुकी थी,
पर वो अपनी जिद से टस से मस नहीं हो रहा था। अभी परसों की ही तो बात है, मैं रोहन के कमरे के आगे से गुजर रही थी। मैंने रोहन को चारों से बात करते हुए सुना और कुछ ऐसा सुना कि मेरा सर चकराने लगा। ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई हो। रोहन चारों से कह रहा था कि ये मेरा बाप मान क्यों नहीं रहा है, इस प्रॉपर्टी का अकेला वारिस हूँ मैं। फिर इस घर पर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही तो हक है, आज नहीं तो कल ये मुझे मिलनी ही है। फिर आज क्यों नहीं, मेरे बाप ने भी तो अपने बाप से ये घर अपने नाम करवाया होगा, फिर उसको ये घर मेरे नाम करने में दिक्कत क्यों है। रोहन की बात पर चारू ने कहा कि रोहन, तुम अपनी माँ से बात करो, उनको पटाओ, तुम्हारी माँ की बात तुम्हारे पापा नहीं डालेंगे। जैसे ही ये घर तुम्हारे नाम पर होगा, उस बिल्डर से बोलकर इसको भिजवा देंगे। उसने बहुत ही अच्छे दाम ऑफर किए हैं, इतने में तो हम बढ़िया सा घर एक अच्छे एरिया में लेंगे। तुम सही कह रही हो चारू, बस ये बुढ़ा मान जाए। इसको मनाना आसान नहीं है, बहुत ही ज़िद्दी रहा है। बचपन में मुझे अपनी ज़िद की वजह से हॉस्टल में भेज दिया था। मैं कैसे भूल सकता हूँ, कितना रोया था मैं। पर इस बुढ़े पर मेरे आंसू का कोई असर नहीं हुआ था। और ये मेरी माँ, इसने कभी मेरे बाप को नहीं रोका, हमेशा उनकी हाँ में हाँ मिलाई है। इनको तो मैं खून के आंसू रोते देखना चाहता हूँ। अपने बेटे के मुंह से ये सब सुन रही थी मैं। इसके आगे सुनने की मेरी हिम्मत नहीं थी। मेरे पैर कांप रहे थे, मुझे चक्कर आने लगे। जैसे तैसे मैं अपने बिस्तर तक चलकर आई थी। बस उस रात ही मैंने निर्णय कर लिया था, रोहन को अब इस घर में रहने नहीं दूंगी। कितना जहर भरा था उसके मन में। मैं सोच रही थी कि हमारा बेटा ऐसा कैसे सोच सकता है, हमने ऐसे संस्कार तो नहीं दिए उसको। फिर याद आया, संस्कार तो हमने दिए ही नहीं। हॉस्टल में रहकर मोह और ममता कहाँ रहती होगी, रिश्तों का दर्द क्या होता है ये इसने कहाँ जाना होगा। रिश्तों के साथ पलकर बड़ा होता तो जान पाता, पर जो बस कभी कभी छुट्टियों में घर आता था, वो कैसे जान पाता कि रिश्ते ही तो हमारी धरोहर होते हैं। उस वक्त भी तो ये बस अपने कमरे में ही रहता था। कितना भी बुलाते पर ये बस खाना खाता और अपने कमरे में घुस जाता था। सुविधाओं की कमी नहीं थी, हर नया गैजेट इसको जिद करते ही मिल जाता था। अपने पिता से इसकी बचपन में भी नहीं बनती थी, दोनों आपस में बहुत कम बात करते थे। उस वक्त भी मैंने दोनों के बीच बनी इस खाई को भरने की कोशिश की थी। मुझे लगता था कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, पर मुझे नहीं पता था कि ये खाई अपने अंदर इतना जहर भर लेगी। पर आज तो जैसे मेरी आंखें ही खुल गई थी। सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने रोहन को बुलाकर अपना निर्णय बता दिया। ये घर तुम्हारे नाम नहीं होगा, जब तक तुम्हारे पिताजी और मैं जिंदा हैं, ये घर हमारे नाम पर ही रहेगा। बिजनेस करना है तो अपने पैसों से करो। इतना ही नहीं, रोहन ने ईएमआई पर जो एमआईजी फ्लैट लिया था, मैंने उसको वह शिफ्ट हो जाने के लिए बोल दिया। रोहन ने वजह पूछी, पर मैंने उसको कोई जवाब नहीं दिया। अमित मुझे समझाने की कोशिश करते रहे कि बैठ कर बात करते हैं, कुछ ना कुछ हल निकल जाएगा। पर मैंने आज पहली बार जिद पकड़ ली थी और मुझे मेरे निर्णय से आज कोई नहीं हटा सकता था। रोहन को मैंने 2 दिन में शिफ्ट हो जाने को बोल दिया। चारू ने भी मुझसे बात करने की कोशिश की, पर मैंने उसको कुछ भी बोलने का मौका नहीं दिया। अमित मेरे अंदर ये बदलाव देखकर अचंभित थे। सारी जिंदगी अमित की जिद ही तो चलती आई थी इस घर में, एक बच्चा और वो भी घर से इतना दूर। कितना रोती थी मैं दिन रात रोहन को याद कर करके, पर अमित ने कभी मेरे जज्बातों की परवाह नहीं की। और रोहन, वो भी तो जब छुट्टियों में घर आता था, मैं कितना लाड़ लड़ाती थी, पर वो बस अपने गैजेट्स की दुनिया में रहता। घर में जो भी होता वो सिर्फ और सिर्फ अमित की मर्जी का होता। मेरी मर्जी क्या है उससे अमित को कभी कोई मतलब नहीं होता। और अब जब अमित रिटायर होकर घर में रहते हैं तो अपने पोते को खिलाने को कितना उत्सुक रहते हैं। उससे दूर होने का गम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। कभी सोचा कि मैं अपने बेटे से कैसे दूर रही होंगी, और हमारा बेटा रोहन अपनी माँ को किस बात की सज़ा देना चाह रहा है। और अब जब सज़ा मिलनी ही है तो सबको मिलनी चाहिए, अमित को भी, रोहन को भी और मुझे भी। हाँ, ये सज़ा मेरे लिए भी तो है, इतना सबको चुपचाप झेलते रहने की सज़ा। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करना मत भूलिएगा। जल्द ही ऐसी अन्य रोचक कथाओं के साथ आपको मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।